घर के आंगन में मछली की खेती। संध्या अपने गरीब परिवार के साथ रहा करती थी। उसका पति माधव जमींदार के यहाँ खेती का काम किया करता। संध्या के 2 बच्चे थे, अर्जुन और आरती। अर्जुन और आरती स्कूल से वापस आते हैं तो संध्या से कहते हैं, आपको पता है माँ, आज टीचर ने हमें बहुत डांटा और क्लास में बैठने भी नहीं दिया। क्यों? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दिया? माँ, टीचर बोल रही थी कि हमारे कपड़े गंदे हैं और हमारे पास किताबें भी पूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें क्लास में नहीं बैठने दिया। मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ ताकि कम से कम खर्च हो और तुम्हारी पढ़ाई पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भले ही तुम्हारे कपड़े गंदे हैं तो क्या हुआ? सिर्फ किसी के घर की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके बच्चों को ऐसे परेशान करना कहाँ से सही है? माँ, स्कूल के अंदर सब लोग एक जैसे कपड़े क्यों पहनकर आते हैं? अगर हम लोग अपने घर के कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं बेटा, स्कूल के अंदर कई तरह के लोग आते हैं। अगर कोई अच्छे कपड़े पहनकर आएगा तो जिनके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए सरकार ने सबको बराबरी का एहसास हो इसलिए वर्दी बनाई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वर्दी गंदी और पुरानी है और किसी गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसके बच्चों को परेशान किया जाए। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुम्हें नई वर्दी दिलवा दूंगी। ये बात सुनकर अर्जुन और आरती दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी माँ ने मछली भात बनाया हुआ था जिसे खाकर वो अपना पेट भरते हैं। शाम को जैसे ही माधव घर आता है तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वो संध्या के हाथ में पैसे रखते हुए कहता है, ये लो संध्या, पैसे और इससे कुछ दिनों का घर का राशन भरवा लो। किराए के लिए भी मैं किसी से उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उधार क्यों मांगेंगे? जमींदार ने आपके पूरे पैसे नहीं दिए हैं क्या? जमींदार ने मुझे कल से काम पर आने की मना कर दी है और उन्होंने मेरा हिसाब कर दिया है। उनको खेती में थोड़ा घाटा हुआ इसलिए उन्होंने मेरे भी पैसे काट लिए। अगर उन्हें खेती में घाटा हुआ तो फिर उसमें आपके पैसे काटने का क्या मतलब बनता था? आप तो बस वहाँ काम करते हैं ना। उन लोगों का कहना है कि अगर खेती मैं करता हूँ तो घाटा भी मेरी वजह से हुआ है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन माधव को कहीं काम नहीं मिलता और कुछ दिनों बाद मकान मालिक आकर किराया न मिलने पर उन्हें घर से निकाल देता है। अगर किराया नहीं तो मकान नहीं, चुपचाप अभी कभी इस घर को खाली कर दो। मेरे पास यहाँ मुफ्त की जगह नहीं है तुम लोगों को रखने के लिए, समझे? अब माधव संध्या अपने दोनों बच्चों अर्जुन और आरती के साथ धूप में सड़कों पर भटक रहे थे। माँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, हमें और कितना चलना पड़ेगा और बहुत प्यास भी लगी है। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। दोनों ही मासूम बच्चे परेशान हो जाते हैं। तभी संध्या को गांव की एक नदी की याद आती है और दोनों ही बच्चों को लेकर वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे वहाँ पानी पीने लगते हैं तभी वहाँ आरती मछलियों को देखकर डर जाती है। माँ देखो, इस पानी में मछली है, ये मुझे काट लेगी। संध्या ने ये बात सुनकर उदासी में भी हंसते हुए कहा, अरे पगली, मछलियाँ काटती नहीं है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। गांव की वो नदी बहुत ही गहराई में थी, इसलिए ज्यादातर लोगों को उस नदी के बारे में पता ही नहीं था। अब संध्या के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपने पति से कहती है, जब तक हमारे पास कोई और कमाने का साधन नहीं होता तब तक क्यों ना हम यहीं पर अपना घर डाल ले और यहीं पर मछली की खेती कर लें। कैसी बात कर रही हो तुम? लगता है परेशानी में तुम ढंग से कुछ सोच नहीं पा रही हो। मछली की खेती नहीं होती है। ये बात आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन सब लोगों को नहीं पता। अगर हमने सब लोगों को ये बता दिया कि हमें एक नदी के बारे में पता है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो हर कोई यहाँ आकर मछलियाँ बेचने का काम शुरू करने लगेगा। हम किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि हम इस नदी से मछलियाँ निकाल कर बेच रहे हैं, ताकि ये मछली ज्यादा समय तक चल भी जाए और हमारा गुजारा भी हो जाए। माधव को भी ये बात ठीक लगती है, जिसके बाद वो कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता है और वो लोग नदी के किनारे ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी डाल लेते हैं। अब संध्या अपने बच्चों के साथ मिलकर मछली पकड़ा करती और माधव उन्हें ले जाकर गांव के बाजार में बेचा करता। अरे भाई माधव, तुम्हारा खेती से अच्छा काम तो ये चल रहा है। वैसे जरा बताओगे, इतनी बढ़िया मछलियाँ तुम ला कहाँ से रहे हो? बस भाई साहब, आप ये समझ लीजिए कि मैं मछलियों की खेती करके लाया हूँ, इसीलिए सारी मछलियाँ बहुत ही स्वस्थ और ताजी हैं। आप मछलियाँ खरीदिए, मछली में कोई कमी नहीं निकलेगी। वो मछलियाँ सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मीठे पानी की मछलियाँ जो थी। अब वो खुशी खुशी ऐसी ही मछली की खेती करते हुए, यानी कि मछलियों को पकड़कर बेचते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो उसे शक हो जाता है और वो कहता है, जरूर कुछ न कुछ झोल है। मुझे आज माधव का पीछा करके ये पता करना ही होगा कि ये मछली की खेती कर कैसे रहा है, जबकि मछली की खेती तो होती नहीं है।
अब जमींदार माधव का पीछा करता है और उसके बाद वो उनकी झोपड़ी की खिड़की से संध्या और माधव को बात करते हुए सुन लेता है। अच्छा हुआ जी जो आपने गांव में सभी लोगों को झूठ बोल दिया कि हम लोग मछली की खेती करते हैं अपने घर के बाहर। वो सब तो बोलना ही था ताकि सब लोगों को लगे कि हम इस नदी में मछलियां पकड़कर उन्हें बेचते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि इस नदी की मछलियां तो दूषित हैं, जिन्हें खाकर कुछ दिनों में सब लोग बीमार पड़ जाएंगे और उसके बाद जो भी हमारा मुकाबला करके मछलियां बेचने की कोशिश करेगा उसका काम चलेगा ही नहीं। हमने जानबूझकर नदी के किनारे अपनी झोपड़ी डाली है ताकि सब लोग नदी में मछली पकड़ने आए, लेकिन उनका काम न चले। ये तो अच्छा हुआ जब हमारे मकान मालिक ने हमें निकाला तो मेरे दूर के गांव के भाई ने हमें मछलियां भिजवा दी जो हमने इस बड़े से ड्रम में भर कर रखी हैं। वो हमें हर हफ्ते मछलियां भिजवा देता है और हम बेच देते हैं। जमींदार ये सुनकर इसी बात को सच मान लेता है क्योंकि उसे कानों सुनी बातों पर यकीन करने की आदत जो थी। दरअसल माधव ने जमींदार को पहले ही पीछा करते हुए देख लिया था और माधव जानता था कि वो जल्दी ही नदी के अंदर मछलियों वाली बात जान जाएगा, इसलिए उसने पहले ही संध्या को इस बात की भनक दे दी और दोनों झूठी चर्चा करने लगे। जमींदार ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, अच्छा तो ये माधव और उसकी पत्नी संध्या ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका पीछा करते हुए लोग इस नदी की मछलियां बेचें और उनका काम धंधा चौपट हो जाए। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक गांव से लाकर ये मछलियां बेच पाते हैं और सब लोगों को कब तक कहते हैं कि घर के बाहर मछली की खेती करते हैं। जमींदार ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और माधव और संध्या भी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। अब माधव को संध्या ने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया था और अपना घर भी पक्का बनवा लिया था। वो लोग ज्यादा दिनों तक गांव वालों से बात छुपा नहीं पाते कि नदी के अंदर मछलियां हैं, लेकिन अब तक माधव और संध्या के पास इतना पैसा जमा हो गया था कि वो अपना एक नया रोजगार डाल सकते थे और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। ममता की शादी एक ऐसे गांव में हुई जहां गांव के बीचों बीच एक बहुत ही गंदा तालाब था। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची वैसे ही घर के बाहर ही उसे उल्टी आनी शुरू हो गई। अरे अरे क्या हुआ बहू, तबीयत खराब हो गई क्या? सासू माँ यहाँ बहुत बदबू आ रही है। राकेश की माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराकर अंदर ले आई। बहू तुम आराम कर लो, रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। जी सासू माँ। ममता को उसकी सास कमरे में लेकर चली गई। राकेश अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। ममता के आ जाने से घर में 3 लोग हो गए थे। ममता गांव के किसी साधारण से किसान की बेटी थी और राकेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। धीरे धीरे रात हो गई। बहू रात हो गई है, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जो भी तुम्हें बनाना हो बना लो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप जैसी अच्छी सास भी हो सकती हैं इस दुनिया में। मेरी माँ सिर्फ माँ है इसीलिए अच्छी है। जिस दिन ये सास बनने की कोशिश करेंगे उस दिन बुरी बन जाएंगी। मुझे सास बनना ही नहीं है, माँ ही रहने दो। ममता जैसे ही रसोई घर में गई खिड़की से वो गंदा तालाब दिखाई देने लगा। छी 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 छी, ये गांव वाले अपने ही तालाब को कितना गंदा रखते हैं। ऐसा करती हूँ खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना इतनी बदबू में मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ममता ने खिड़की बंद की और खाना बनाया। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू। इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। तालाब तू एक नंबर का नल्ला आदमी है, ये तालाब तूने ही गंदा किया है। नल्ला होगा तेरा आदमी, वही पीकर चला आता है और तालाब में उल्टी किया करता है। मुझे तो लगता है ये सारा तालाब तेरे आदमी नहीं भरा है। सासू माँ लगता है गांव वाले लड़ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या बात है। ये उनका रोज का काम है ममता, खाना ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। इनकी लड़ाई भी 2 घंटे चलेगी। उन तीनों ने खाना खाया फिर बाहर निकले। सारे गांव वाले इतनी रात में तालाब के किनारे खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी राकेश बोला, अरे क्यों इतनी रात में लड़ रहे हो आप लोग? तभी उनमें से एक आदमी ने पत्थर उठाया और तालाब में जोर से फेंका, जिससे तालाब का सारा कीचड़ राकेश की माँ के चेहरे पर गिरा। ये क्या बदतमीजी है चाचा, कीचड़ मेरी माँ के मुंह पर गिरा है। अब तुम इतनी रात को क्यों लड़ने लगे राकेश? तुम भी दिन में आकर लड़ना इस बात के लिए? जैसे ही अंधेरा होता है सारे गाँव वाले दिन भर का कचरा इस तालाब में फेंकने लगते हैं, तो लड़ने से क्या हो जाएगा? हम सबने मिलकर इस तालाब को गंदा किया, तो कल हम सभी मिलकर इसे साफ करेंगे। बताइए देंगे आप लोग मेरा साथ? हम लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठे रहते राकेश, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं। तुम्हें तो जब मजदूरी का काम मिल जाता है कर लेते हो, वरना महीनों घर पर पड़े रहते हो। आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सासू माँ, राकेश जी, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। ममता अपनी सास और पति को लेकर अंदर आ गई। उसकी सास ने अपना मुंह धोया और तीनों सो गए। अगले दिन राकेश चाय नाश्ता करके मेहनत मजदूरी करने चला गया। शाम को उनके घर कुछ औरतें आईं।
तुम्हारे यहाँ कुछ हरी सब्जी होगी क्या? बहू देखो कोई सब्जी बची है क्या? सासू माँ सिर्फ थोड़े से आलू बचे लेकर आती हूँ। ममता आलू लेकर आई और उन्हें दे दिए। तभी उसकी सास ने पूछा, आज पहली बार मैंने किसी को सब्जी मांगते हुए देखा। क्या हुआ, आज सब्जी वाला नहीं आया? ना आज आया ना ही कल आया था। पता नहीं 2 दिनों से सब्जी वाला क्यों नहीं आ रहा। बाजार हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाजार तालाब के दूसरी तरफ है और ये तालाब पार करना तो लगभग नामुमकिन है। सही कह रही हो तुम। वो औरत सब्जी लेकर चली गई। रात को जब राकेश घर लौटा तो उसके घर में भी सब्जी नहीं बची। बेटा आज तो सब्जी वाला भी नहीं आया। थोड़े से आलू बचे थे, वो हमारी पड़ोसी मांग कर ले गई। वो सब्जी वाला कहीं दिखाई दिया तुझे? 2 दिन से आया ही नहीं। नहीं माँ, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखा। कल पता करता हूँ, आज दाल से काम चला लो। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए पर सब्जी वाला आया ही नहीं। लोगों के यहाँ अब सब्जी ही नहीं बची। सभी एक साथ इकट्ठा हुए। गाँव वालों, 1 हफ्ते से ना सब्जी खाई ना ही लहसुन प्याज। ये सब्जी वाला कहाँ मर गया? सही कह रहे हो चाचा, बिना सब्जी के हम जिंदा कैसे रहेंगे? चाचा मुझे तो लगता है वो इस गंदगी की वजह से नहीं आता। राकेश ने इतना बोला ही था कि तभी सब्जी वाला गोलू अपना ठेला लेकर पहुंच गया। आ गया सब्जी वाला आ गया। ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। देखो वो आ गया, सब्जी वाला आ गया, जल्दी जल्दी ले लो सब्जी गांव वालों। सारे गांव वाले एक साथ उसके ठेले पर टूट पड़े, जिससे उसका सब्जी से भरा ठेला उसी तालाब में जा गिरा। उसकी सारी सब्जी बर्बाद हो गई। मेरी सारी सब्जी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। आज के बाद मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं कभी। मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ। तुम लोगों के गंदे तालाब की वजह से मैं बीमार हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। सोचा था अब तो आपका तालाब साफ हो गया होगा, पर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ काका। तुम्हारे जैसा गंदा मोहल्ला मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए तो यहाँ मेरे अलावा कोई आता नहीं था। अब मैं भी नहीं आऊंगा। तुम सब्जी खाने के लिए तरस जाओगे, ये श्राप है मेरा। इतना बोलकर वो सब्जी वाला वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले अब परेशान हो गए। चलो गांव वालों, आज के बाद सब्जी खाना बंद कर दो। अरे वो गुस्से में बोल गया होगा, 1-2 हफ्ते में फिर यही दिखाई देगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, वो सब्जी वाला वहाँ झांकने तक नहीं आया। सारा गांव अब सब्जी के लिए तड़पने लगा। ममता माँ, गर्मी की वजह से मेरा काम कुछ महीनों के लिए रुक गया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। सोच सोच का फर्क है सासू माँ। अगर मान ले तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा, और अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो यही एक अवसर बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं ममता, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कुछ सोचा है, पर उससे पहले मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी पड़ेगी। आप कल मेरे साथ मायके चलना थोड़ी देर के लिए। लेकिन बहू तूने सोचा क्या है ये तो बता दे। ये भी कल पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। अगले दिन ममता अपने पति के साथ अपने पिता से मिलने पहुंची। ममता ने सारी समस्या अपने पिता को बता दी। समस्या तो बहुत बड़ी है बिटिया, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा? पिताजी आप बहुत पुराने किसान हैं, आपको खेती के बारे में सब जानकारी है। तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरे ससुराल में जो गंदा सा तालाब है उसे साफ करके उसमें सब्जी की खेती की जा सकती है? की तो जा सकती है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तुझे वहाँ सब्जी की खेती करने की क्या जरूरत है? तुझे जितनी सब्जी चाहिए यहाँ से लेकर जा। नहीं पिताजी, बात सिर्फ सब्जी की नहीं है। अगर ये हो गया तो 3 फायदे होंगे। पहला, वो तालाब साफ हो जाएगा, जिससे गांव में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, बीमारी नहीं होगी लोगों को। दूसरा फायदा ये कि लोगों को आसानी से ताजा हरी सब्जियां मिल जाएंगी। और तीसरा फायदा, राकेश जी को कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम सब्जी का ही धंधा करने लगेंगे। क्या बात है ममता, तुमने तो सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म कर दी। ठीक है बिटिया, उस तालाब को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी, 8-10 बार जुताई करनी पड़ेगी, तब जाकर उस जमीन पर सब्जी की खेती हो पाएगी। इसके लिए मुझे भी चलना पड़ेगा और गांव के कुछ लड़कों को भी ले चलना होगा। ठीक है पापा, कल आप सारा सामान और लड़कों को लेकर घर आ जाना। अगले दिन ममता ने राकेश, अपने पिता और गांव के लड़कों के साथ मिलकर तालाब की सफाई करनी शुरू कर दी। गांव वाले देख रहे थे पर ममता कुछ बोल नहीं रही थी। 1 हफ्ते तो तालाब साफ करने में ही लग गए। उसके बाद उसका सारा गंदा पानी निकालकर ढेर सारी मिट्टी डाल दी गई। ममता, अब तुम इसमें सब्जी की खेती कर सकती हो। मैं तुम्हें सारे बीज देकर जा रहा हूँ। उसके पिता सारी सब्जियों के बीज देकर चले गए। उसके बाद ममता ने बीज बो दिए और कुछ महीनों बाद ही ढेर सारी हरी भरी सब्जियां उगाई। गाँव वाले खुश हो गए। हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा गाँव है। काश हम सब ने मिलकर पहले ये काम कर लिया होता। कोई बात नहीं काकी, हमने अब सब्जियों का व्यापार शुरू कर दिया है। अब जितनी चाहे सब्जी 24 घंटे मिलेंगी, वो भी बिल्कुल ताजी। तो उस दिन के बाद वो गांव तो स्वच्छ हुआ ही, ममता और राकेश की गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। बेस्ट बडीज। Hello friends. Thanks for watching this video.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।